नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 90 प्रश्नों के पार्ट 2 को। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो 46 से हम शुरू करेंगे, 45 तक हमने इस लेक्चर के पहले पार्ट में क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया किसके द्वारा? तो विष्णु परशुराम पंडित द्वारा, बी.एम. मालबारी, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी। तो A, B, C, D में से हमारा उत्तर है विष्णु परशुराम पंडित द्वारा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया गया और 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का गठन इन्होंने किया। अगला, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा, बहराम जी एम मालाबारी। तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम एम मालाबारी। इनको श्रेय दिया जाता है सम्मति आयु अधिनियम 1891 को पारित कराने का। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था उसको यह माना जाता है कि वो इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ 1891 ईस्वी में। अगला, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856, 1891, 1881, 1905। तो इसका उत्तर हमारा है बी, 1891 ईस्वी में द एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ, जिसके माध्यम से भारत में लड़कियों की विवाह की आयु को 12 वर्ष निर्धारित किया गया। इस एक्ट का विरोध तिलक जी ने यह कहते हुए किया कि हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले ये अंग्रेज आखिर होते कौन है? तो इस एक्ट का बाल गंगाधर तिलक ने पुरजोर विरोध किया। इस आधार पे नहीं कि इस एक्ट में क्या उम्र है, क्या होनी चाहिए, ये एक्ट सही दिशा में किया गया प्रयास था अंग्रेजों के द्वारा, वो सब तो अलग बात है, लेकिन ये प्रयास अंग्रेज कर कौन रहे हैं, ये हैं कौन? तो हमें स्वराज दो, हमारे समाज में जो कमियां होंगी हम खुद दूर करेंगे, तुम कौन होते हो? ये बात। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक इसमें से सुमेलित नहीं होगा, ये बात है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है, जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। सोशल सर्विस लीग, N.M. जोशी। सेवा समिति, N.H. कुंजरू और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी। तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इसका जो है हमारा उत्तर है, यानी डी। तो इसकी स्थापना जो है राणा डे के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा यह स्थापित संस्था थी। तो 49 का हमारा उत्तर डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्री राम वाजपेयी, ये सही सुमेलित नहीं है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। अब ये IAS प्री 2012 में पूछा गया प्रश्न और निश्चित रूप से बेहद कठिन प्रश्न है। इन जनरल जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर किताबों में देखने को मिलेगा नहीं। आइए पढ़ते हैं। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सी, बहराम जी मालबारी और M.G. राणा डे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए और उपरोक्त संदर्भ में विकल्प A, B और C में दिए गए वक्तव्य में कोई भी सही नहीं है। तो B इसका उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए सामाजिक सुधार कार्यक्रम के लिए अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया गया। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अब आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, तो 1875 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। अब पूछा यह जा रहा है कि इन कथनों में कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला तो आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, ये गलत कथन है। ये तो 1875 में बंबई में हुआ था। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो ऐसा नहीं किया गया था लाला लाजपत राय द्वारा, तो यह भी गलत है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, निश्चित रूप से आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, तो बिल्कुल किया था। तो 3 और 4 इसका उत्तर होगा। तो 3 और 4 हमें कहां दिखता है? डी में। तो 51 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। धार्मिक असुविधा कानून, जिसे लेक्सी लोकी कानून कहते हैं, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करना है। यूपी पीसीएस प्री 2001 और एमपी पीसीएस प्री 2019, यानी एकदम लेटेस्ट में ये पूछा गया है। तो देखिए, धार्मिक असुविधा कानून यानी लेक्सी लोकी कानून, इसका मतलब है कि कोई भी हिंदू व्यक्ति अगर अपने धर्म को त्याग करके ईसाई बनता है तो उसके जो पैतृक अधिकार रहेंगे वो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे पहले था कि जिस व्यक्ति ने अपने धर्म का त्याग कर दिया उसके संपत्ति के जो पैतृक राइट्स थे उसके, वो खत्म हो जाते थे, वो संपत्ति से बेदखल हो जाता था। तो इस कानून के तहत क्या किया गया कि यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म का परिवर्तन करता है तो वो अपने संपत्ति से बेदखल नहीं होगा। तो एक तो यह कानून, और दूसरा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। तो 1 और 3 इसका उत्तर है, यानी बी इसका उत्तर है। सती निषेध रेगुलेशन तो हम जानते हैं कि बहुत पहले ही 1829 में, और राज्य हड़पने का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया, क्षय का या व्यक्तिगत का सिद्धांत कहा गया, वो तो डलहौजी के समय में 48 में आया। ठीक है, तो बी इसका उत्तर है, धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह। तो देखिए, स्त्री शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम किया और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी इन्होंने काम किया। तो इसका उत्तर होगा सी और डी दोनों। तो डॉक्टर कर्वे और महागोविंद रानाडे ने मिलकर के विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया और 1916 में डी.के. कर्वे के प्रयासों से भारत में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये दोनों से जुड़े हुए हैं डी.के. कर्वे। आगे, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानाडे, राजा राममोहन राय। तो विधवा पुनर्विवाह से जुड़ा सबसे बड़ा नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। तो इसका उत्तर है बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला, 1843 के एक्ट भी ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो 1843 के एक्ट के 5वें क्लाज ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो बाल विवाह को, शिशु हत्या को, सती को, गुलामी को। तो 1833 का जो चार्टर्ड आया था उसमें सर्वप्रथम ये बात
कही गई थी कि भारत से स्लेवरी को एबलिश करना है, उसे हटाना है। फाइनली जो है लॉर्ड एलन बेरो के समय में 1843 के 5वें एक्ट के माध्यम से गुलामी को भारत से समाप्त किया गया। तो डी इसका उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, केशव चंद्र सेन ने, श्यामचंद्र दास ने। तो केशव चंद्र सेन ने 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ उसे पारित कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस नेटिव मैरिज एक्ट के माध्यम से लड़कियों के विवाह करने की उम्र को 14 वर्ष और लड़कों के विवाह करने की उम्र को 18 वर्ष निश्चित कर दिया गया। हालांकि जिस केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का विरोध किया था और जिनके प्रयासों से 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, उन केशव चंद ने, जो कि बहुत बड़े नाम थे ब्रह्म समाज और फिर भारतीय ब्रह्म समाज में, और इनसे बहुत सारे लोगों ने इस जमाने में प्रेरणा ली। इन्होंने जीवन भर में जो कमाया था उसे केवल 1 घंटा, मतलब एक घटना से इन्होंने गंवा दिया। तो कूच बिहार के राजा से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो ये कहीं मिलता है लिखा हुआ कि कूच बिहार के राजा से जब इनकी पुत्री का विवाह हुआ तो इनकी पुत्री का उम्र 12 वर्ष थी और कहीं मिलता है कि 13 वर्ष थी। कहने का मतलब है कि 14 वर्ष से कम थी। यानी नेटिव मैरिज एक्ट जो इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ उसको इन्होंने धत्ता बता दिया। सबको ये कहते रहे कि बाल विवाह नहीं करना है, लेकिन अपनी ही पुत्री का विवाह इन्होंने कूच बिहार के राजा से कर दिया, जबकि वो 14 वर्ष से कम आयु की थी। इससे इन्होंने पूरी जीवन में जो प्रतिष्ठा कमाई थी वो एक बार ही में ही इन्होंने गंवा दिया और इसके बाद जो है इनका बहुत उल्लेख नहीं मिलता है वो उस विवाह के बाद। अगला, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। तो यही है, नेटिव मैरिज एक्ट की बात हो रही है। तो 14 वर्ष लड़कियों की उम्र को निर्धारित किया गया, यानी ए हमारा उत्तर है, और 18 वर्ष लड़कों की उम्र निर्धारित इसमें की गई। हालांकि ये जितने एक्ट थे ये स्वेच्छा वाले एक्ट थे, ठीक है, मतलब मानना है तो मानिए, करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। अगला, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। अब निश्चित रूप से आपको नाम पता हो गया होगा, दादा भाई नौरोजी, B.M. मालबारी, B.P. बाडिया, नौरोजी, फरदौन जी। तो B.M. मालबारी इसका उत्तर है। हमने आगे इनके बारे में बात की ही थी। आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतर जातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो शारदा अधिनियम हरबिलास शारदा के प्रयासों से पारित हुआ था 1929 में। तो हरबिलास शारदा के नाम के कारण इसे शारदा अधिनियम कहा गया और शारदा अधिनियम के द्वारा बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था और लड़कियों के विवाह करने की आयु को 14 वर्ष और लड़कों के विवाह करने की आयु को 18 वर्ष निर्धारित किया गया था इस अधिनियम के माध्यम से। तो 59 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? वही प्रश्न है। 12 और 16, 14 एवं 18, 15 एवं 21, 16 एवं 22। आप देखिए यूपीपीसीएस प्री 12 में पूछा गया और आरओ 13 में पूछा गया। तो इस तरीके से प्रश्न कैसे जो है रिपीट करते हैं। तो 14 एवं 18 इसका उत्तर।
14 वर्ष और 18 वर्ष, यानी 20 का उत्तर है। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लॉट्स्की ने, राजा राममोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद। तो ए इसका उत्तर है मैडम HP ब्लॉट्स्की। ये रूसी महिला थी और इन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी कर्नल आलकाट के साथ मिलकर के 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। फाइनली 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास में एक जगह है अडयार, वहां पर बना और आज भी अडयार ही थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। बाद में इससे एनी बेसेंट जुड़ी। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किनके प्रयासों से? एनी बेसेंट के कारण, कर्नल HS आलकाट के कारण, सर विलियम क्रुक के कारण, MM मालवीय के कारण। तो निश्चित रूप से थियोसॉफिकल सोसाइटी का जैसे ही भारत में नाम लिया जाता है वैसे ही एक नाम तुरंत दिमाग में आता है और वो नाम है एनी बेसेंट का, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। तो 1889 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली और फाइनली 1893 में ये भारत इनका आगमन हुआ और उसके बाद तो आप इनके बारे में जानते ही हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये दोनों सुमेलित हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सुमेलित है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, असल में ये सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ नाम है महादेव गोविंद रानाडे का। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से तो एनी बेसेंट जुड़ी थी। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है? फिर सुमेलन का प्रश्न है। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो एनी बेसेंट सुमेलित है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। तो इसके स्थापक रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो बी हमारा उत्तर है। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सही सुमेलित नहीं है। आत्मीय सभा राजा राममोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन और राधा स्वामी सत्संग तुलसी राम, तो ये सब जो है सुमेलित हैं। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सुमेलित नहीं है। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़े रहे और इन्होंने तत्वबोधनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सुमेलित नहीं है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ब्रह्म समाज, मानव धर्म सभा, आर्य समाज, नदवा उल उलमा। तो देखिए, ब्रह्म समाज बड़ा नाम है, राजा राममोहन राय ने इसे स्थापित किया था। तो निश्चित रूप से ये कलकत्ता। ठीक है, देखिए, जब एकदम एग्जैक्ट ना पता हो तो इस तरह के प्रश्नों में कैसे दिमाग लगाया जाता है, यही मैं सिखाने का आपको प्रयास करता हूं। ठीक है, तो ब्रह्म समाज कलकत्ता, यानी ए का 3, तो ए का 3 हमें कहां कहां दिख रहा है? सी और डी में दिख रहा है, यानी ए इसका उत्तर नहीं है और बी नहीं उत्तर है। तो हमने एक सूचना के आधार पे 4 को 2 में परिवर्तित कर दिया। आर्य समाज चूंकि महत्वपूर्ण संगठन है, इसकी स्थापना बंबई में की गई और बाद में ये लाहौर इसका मुख्यालय चला गया। तो आर्य समाज बंबई है, तो सी का 1 होगा। सी का 1 हमें कहां दिख रहा है? केवल डी में दिख रहा है, तो डी इसका उत्तर है। या अगर आप देखें जो है नदवा उल उलमा, तो ये लखनऊ है, तो डी का 4। अगर डी का 4 आपको पता हो तब भी आप देखें डी का 4 केवल डी में है, तो डी इसका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे और राजनारायण बसु। तो इसका उत्तर है बी, राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। इस जूरी अधिनियम में यह प्रावधान था कि किसी भी ईसाई व्यक्ति का मुकदमा, चाहे वो यूरोपीय ईसाई हो या भारतीय ईसाई हो, कोई भी हिंदू या मुस्लिम जज नहीं सुन सकता है। यानी हिंदू और मुस्लिम जज के न्यायालय में किसी भी ईसाई का, चाहे वो भारतीय हो चाहे यूरोपीय हो, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। लेकिन कोई ईसाई जज हिंदू और मुस्लिम के मुकदमे को सुन सकता है। यानी किसी भी ईसाई जज के अदालत में हिंदू और मुस्लिम जज का मुकदमा चलाया जा सकता है, चाहे वो ईसाई यूरोपीय हो चाहे वो भारतीय हो। तो धार्मिक आधार पर इस भेदभाव का बहुत तीव्र स्वर में राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। तो 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध राजा राम मोहन राय ने किया। अब सुमेलन का एक प्रश्न और आ गया। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। हालांकि ये ऑप्शन बहुत आसान दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं एक ही। तो अगर आप इन तीनों नामों से अलग कोई नाम खोजना चाहें, दिमाग हमेशा नई चीजों को ज्यादा अच्छी तरीके से याद रखता है। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, अक्सर ये चर्चा में भी रहता है। सर सैयद अहमद का भी नाम चर्चा में रहता है। तो अगर डी का 3 है तो हम देखें क्या हमें उत्तर मिल रहा है। तो देखिए डी का 3 आपको पता है तो उत्तर मिल गया आपको। इसका उत्तर है सी। डी का 3 अगर आपको पता है तो आपने उत्तर प्राप्त कर लिया है। देखिए, या फिर सत्य शोधक समाज से हम शुरू करें तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले, यानी सी का 4। सी का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल सी में दिख रहा है। फिर भी उत्तर आपको मिल गया। तो यह आसान प्रश्न था, लेकिन जो कठिन प्रश्न है उसमें भी यह टेक्निक काम करती है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन की सीरीज को देखा हो तो इस बात को आप जानते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, तत्वबोधनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्य शोधक समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय नहीं, ये तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तत्वबोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, यही जो है सही सुमेलित है। बाकी तीनों के तीनों सही सुमेलित नहीं है। तो 1905 में इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक संघ या मंडल। अगला, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो डी, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। अगला, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के महात्मा गांधी कभी सदस्य नहीं बने। अगला, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, थोड़ा भारत सेवक समाज थोड़ा सा नाम बदल करके पूछा जा रहा है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो निश्चित रूप से गोपाल कृष्ण गोखले, सी इसका उत्तर है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात हो रही है। अगला, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, मुकुंद राव पाटिल, डॉक्टर बी आर अंबेडकर
और B.R. शिंदे। तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। तो बी इसका उत्तर है। अगला, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? बीपीएससी 95 में। ओकालिंग, नाडार, महार, तो पाली। नाडार इसका उत्तर है। 74 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भी भगवान नहीं मानूंगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 में पूछा गया ये प्रश्न है, लेकिन ये कठिन प्रश्न है। ठीक है, तो सूची 1 व्यक्तित्व, सूची 2 उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत या दिए गए वक्तव्य। तो राजा राम मोहन राय यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ये आप पढ़ लीजिए, हम लोग आते हैं। तो देखिए, सबसे आसानी से अगर हम कहीं पहुंच सकते हैं तो दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, वैदिक समाज की स्थापना करो। तो दयानंद सरस्वती ने निश्चित रूप से वेदों पर जोर दिया। तो हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की यही है। पाखंड खंडिनी एक पताका भी इन्होंने फहराई कि जो वैदिक काल में स्थिति थी वही मूल थी, उसके बाद तो सब भ्रष्ट हो गई चीजें। तो ये सी का 2 होगा। आइए देखिए इस उत्तर से क्या हमें उत्तर मिल जाएगा। तो सी का 2 हमें डी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है। इसका मतलब बी और सी में से कोई उत्तर नहीं होगा, ए और डी में से कोई उत्तर हमारा होगा। हालांकि हमारा काम नहीं हुआ। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म में स्थापित जो मान्यता है वही मान्यता की ये बात कर रहे हैं। कौन? रामकृष्ण परमहंस। तो डी का 3 है। तो डी का 3 हमें कहां कहां दिख रहा है? तो ए में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। देखिए, इस सूचना से भी हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी ये कठिन प्रश्न है। अगला, राजा राम मोहन राय ने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, यानी ए का 4। तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? ए का 4 हमें सी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। तो पहले ही हम जानते हैं कि सी और बी हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता, तो डी में ही है। तो डी इसका उत्तर है। तो 76 का उत्तर हमारा है डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज नहीं, और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो सी सही सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज, नवीन ब्रह्म समाज की नहीं, वो तो बाद में हुआ। तो सी सुमेलित नहीं है। अगला, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई, मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में शानदार प्रश्न है, निश्चित रूप से शानदार प्रश्न है। आइए देखें। तो गोपाल हरि देशमुख, तो ये प्रार्थना समाज से तो जुड़े नहीं हैं, तो पहला ये तो ऑप्शन होगा नहीं। तो आत्माराम पांडुरंग से ये कहानी शुरू होगी प्रार्थना समाज से, तो बी और सी से ही शुरू हो रही है, बाकी तो डी और ए से नहीं शुरू हो रही है। ठीक है, तो हम पहले बी से शुरू करते हैं। आत्माराम पांडुरंग यानी प्रार्थना समाज, यंग इंडिया यानी मोहनदास करमचंद्र गांधी की पत्रिका यंग इंडिया, तो यंग इंडिया गांधी जी। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, निश्चित रूप से इन्हें ही लोकहितवादी कहा गया। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, निश्चित रूप से।
रहनुमाई मज देवसन सभा, तो नौरोजी फुरदोन जी। तो बी इसका उत्तर है, 78 का हमारा उत्तर है बी। शानदार प्रश्न है। देखिए कितनी चीजें एक ही प्रश्न में पूछ ली गई आपसे। इस तरह के प्रश्न बने तो मजा आएगा। देखिए बहुत सारी चीजें आपसे एक साथ पूछी गई, किसी की उपाधि पूछी गई, कोई संगठन के संस्थापक का नाम पूछा गया, किसी के द्वारा निकाली गई पत्रिका का नाम पूछा गया, और सत्यशोधक समाज और रहनुमाई मज देवसन सभा के संस्थापकों का नाम पूछा गया। अगला, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, ये सभी के सभी संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे। और राजा राम मोहन राय तो पाश्चात्य शिक्षा के बहुत समर्थक थे, हालांकि इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। अगला, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। पूछा जा रहा है कि उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। 1, 2 और 3 सही है, तो निश्चित रूप से इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1, 2 और 3 सही है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का ही समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में काफी काम किया, बहुत सारे डीएवी खोले गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, यह भी सही है। तो ए हमारा उत्तर है 1, 2 एवं 3। अगला, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ, तो यह तो नहीं सही है। ब्रह्म समाज बंगाल में, रामकृष्ण मिशन बंगाल में, लेकिन आर्य समाज तो बंबई में। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी, तो तीनों के तीनों संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में नहीं हुई थी, किसी एक की भी नहीं हुई थी। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया, तो किसी एक ने भी राजनीति में सक्रिय भाग नहीं लिया। तो केवल एक ही बचता है, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तो राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने होने के कारण तीनों ने ही नहीं बने थे राजनीतिक उद्देश्य के लिए, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो इस क्षेत्र में बहुत काम किया, स्वदेशी की बात की, स्वराज की बात किया, एक भाषा भारत में हो उसकी बात इन्होंने की, भारतीय श्रेष्ठता से भारतीयों को अवगत कराया। स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, और एक बार उन्होंने कहा भी कि अब 50 वर्षों तक हमें किसी देवता की पूजा के स्थान पर जो है मातृभूमि के लिए काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें, तो ए इसका उत्तर है 81 का हमारा। अगला, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, बिल्कुल थी। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, निश्चित है, अडयार मद्रास में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, बिल्कुल की। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ, गलत है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ, गांधीनगर में नहीं हुआ। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती और आत्मसम्मान आंदोलन ईबी रामास्वामी नैयर। तो ये आईएएस प्री 2019 में पूछा गया है, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है। तो केवल एक क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? तो डी इसका उत्तर है 1, 2 एंड 3। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, और यही अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का नाम परिवर्तित करके बाद में कर दिया गया हरिजन सेवक संघ।
और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे और NG रंगा महासचिव थे। और आत्मसम्मान आंदोलन EB रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में तमिलनाडु में प्रारंभ हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी बिबियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारिणी, ज्योतिबा फुले, थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। पूछा क्या जा रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी बिबियन डेरोजियो, ये तो काफी प्रसिद्ध है। थियोसोफिकल सोसाइटी, कर्नल आलकाट, तो कर्नल आलकाट ने मैडम ब्लॉट्स्की के साथ मिलकर के इसकी स्थापना की थी, तो यह भी है सम्मिलित। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस के विरोध में सरकार की राजभक्ति के लिए इस संगठन की स्थापना की थी, तो यह भी सुमेलित है। बहिष्कृत हितकारिणी की स्थापना ज्योतिबा फुले ने नहीं की थी, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। तो बी इसका हमारा उत्तर है। अगला, नवबोधवाद के प्रतिपादक कौन है? राधा कृष्णन, टैगोर, डॉक्टर अंबेडकर, विवेकानंद। तो नवबोधवाद के प्रतिपादक हैं डॉक्टर अंबेडकर। तो ये जो दलित बौद्ध आंदोलन चला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो जो दलित बौद्ध धर्म आंदोलन चला भारत में, उसे ही नवबोधवाद कहा गया और उसके प्रतिपादक डॉक्टर अंबेडकर, यानी सी हमारा उत्तर है। अगला, दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अब्दुल्ला चक्रलवी ने और मोहम्मद अहमद रिजा खान ने। तो किसने की थी स्थापना दारुल उल उलूम की? तो मौलाना शिबली नुमानी ने इसकी स्थापना की थी। 86 का हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1900 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1866 ईस्वी में। तो देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस में 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो 87 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार, हिंसा, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी और सांप्रदायिकता। तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। तो तारकेश्वर शिव मंदिर के महंत पर यह आरोप लगाया गया कि वो एक स्त्री के साथ अवैध संबंध में है, साथ ही साथ उन्होंने बड़े पैमाने पे धन का गबन किया है। तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध मंदिर में जो चल रहा था, उसके विरुद्ध यह तारकेश्वर आंदोलन 1924 में बंगाल में चला। अगला, हाली पद्धति संबंधित थी बधुआ मजदूर से, किसानों के शोषण से, छुआछूत से, अशिक्षा से। तो बधुआ मजदूर से जुड़ी हुई पद्धति थी हाली। तो ए इसका हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी दास। तो विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की थी नासिक में 1899 में। इसी मित्र मेला का नाम 1904 में परिवर्तित होकर के अभिनव भारत हो गया। तो विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें स्वतंत्र वीर की उपाधि मिली है। तो इस प्रकार से हमने भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों से पिछले वर्षों में पूछे गए कुल 90 प्रश्नों को देखा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।